हमारा देश परंपराओं का देश है। परंपरा यदि सही हो तो सुरुचि बन जाती है, परंपरा यदि गलत हो तो कुरीति बन जाती है। ऐसी ही एक परंपरा जो समाज में कुरीति बन चुकी है वो है ब्रह्मभोज। हमारा देश भावना प्रधान देश है। ये बात भी सही है कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में पारिवारिक संबंधों को सबसे ऊपर रखा जाता है। हमारे देश में माँ और बाप पूजनीय हैं, परंतु ये भी एक सत्य है कि इतनी विराट संस्कृति को सहेजने वाले हमारे देश के लगभग हर जिले में वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं। जीवन पर्यंत माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म होता है, परंतु उनकी मृत्यु के उपरांत ब्रह्मभोज होना कहाँ तक उचित है। माँ बाप की उम्र चाहे जितनी भी हो, उनका जाना जीवन में एक शून्य पैदा कर देता है। जहाँ एक ओर हमारे देश में ब्रह्मभोज को स्टेटस सिंबल माने जाने लगा है, वहीं मुजफ्फरनगर जनपद में एक ऐसी शख्सियत भी हैं जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु उपरांत ब्रह्मभोज न कर समाज में एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने अपने अच्छे और शानदार कार्यों से सार्वजनिक जीवन में एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया। नमस्कार साथियों, मैं अनुज बालियान वासुदेव मीडिया हाउस के हमारे खास कार्यक्रम सुनी अनसुनी के एपिसोड 1 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो जनपद मुजफ्फरनगर में परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ जनपद जाट मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी उपस्थित हैं। स्वागत है धर्मवीर बालियान जी हमारे खास कार्यक्रम सुनी अनसुनी में। धन्यवाद अनुज जी। मैंने कहीं से सुना है कि जिस समय आपके पिता बीमार हुए, आपने कई डॉक्टरों को उनकी सेवा के लिए नौकरी पर रख लिया। जी अनुज जी, ये वास्तविकता में सही है, लेकिन हमारे पिताजी की इच्छा कुछ ऐसी थी कि उनका पूरा जीवन गांव में बीता। और पूरा जीवन गांव में जब बीतता है किसी भी इंसान का, अगर आप आज भी लोगे और उसे आप शहर में ले आओ तो वो परेशानी महसूस करता है, भले ही स्वस्थ भी हो जब भी परेशानी महसूस करता है। और वो तो अस्वस्थ थे, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा भाई मुझे घर ले चल, मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता और मैं और बीमार हो जाऊँगा। डॉक्टरों से राय की, उन्होंने कहा संभव नहीं है, लेकिन आप कुछ मेडिकल उपकरण खरीद लो और स्टाफ आपको परमानेंट आईसीयू टाइप रूम बना के वहीं पे रखना पड़ेगा। हमने बेड लिया, कुछ जो मेडिकल के हिसाब से आवश्यकता थी मेडिकल किट खरीदी, जैसे कि बीपी मशीन है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, उन्हें ऑक्सीजन भी बीच बीच में दी जाती थी क्योंकि लंग्स काम नहीं कर रहे थे। और स्टीम लेने के लिए मशीन थी उनको, वो दी जाती थी जब सांस में दिक्कत आती थी। एक जैसे कि यूरिन पास नहीं होता था उस समय उनको फिर नली लगाई जाती थी, उसके द्वारा यूरिन आता था। किडनी में समस्याएं थी उस वजह से। तो इन सारी समस्या को लेकर फिर हमने 2 डॉक्टरों के से बात की और उन्हें परमानेंट नौकरी पर रखा। और खुद भी हम तो रहते ही थे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो परिवार ही कर सकता है सेवा, जैसे कि उनको नहलाना है, उनको जैसे कि भाई पैर दबाना है, या शरीर पर कहीं कभी तेल लगाना पड़ा था, कमर ना लग जा पाउडर लगाना पड़ता था। कुछ ऐसी समस्याएं थी, उसके लिए तो हम स्वयं थे। बाकी जो मेडिकल काम था, बीपी चेक करना, दवाई देनी टाइम पे, कौन सी दवाई देनी है इस समय, उसके लिए हमने मेडिकल स्टाफ रखा। बालियान जी, होनी बलवान होती है, जो आया है उसका जाना निश्चित है। उनके स्वर्गवासी होने के बाद ये विचार आपके मन में कब आया कि ब्रह्मभोज नहीं होना चाहिए? देखो, ब्रह्मभोज पे मेरी अब से नहीं पहले से ही ये राय है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक भी हमने जानकारी आज तक जुटाई है, बड़े बड़े ज्ञानी हैं हमारे समाज में भी, विद्वान है, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है ब्रह्मभोज का। लेकिन कुछ ऐसी प्रथा आ गई समाज में कि ब्याह शादी की तरह पकवान बनने लगे और मिठाइयाँ बनने लगी, जबकि परिवार का कोई भी सदस्य जब परिवार में से बिछड़ता है, उसकी कोई भी आयु हो, उसका दुख होता है, निसंदेह दुख का विषय है। लेकिन
समाज ने पता नहीं क्या अपना एक स्टैंडर्ड सा मान लिया। मथुरा आगरा में तो मैं देखा गांव के गांव बुलाए जा, पर मैंने निर्णय लिया जो समाज में जिसे एक सही कार्य नहीं माना जाता उसका विरोध करना चाहिए, और मैं इसे शुरुआत अपने से करूंगा, क्योंकि जो काम मैं स्वयं कर सकता हूँ उसे दूसरे को जब भी मेरा कहने का अधिकार है। इसलिए मैंने ब्रह्मभोज न करने की शुरुआत की और मैंने निर्णय लिया कि मैं ब्रह्मभोज नहीं करूँगा। कुछ परिवार के लोग थे, उनका ये भी कहना था भाई नहीं रीत तुम ही क्यों शुरू कर रहे, बतेरा बड़ा समाज है, गांव है। मैं कहा नहीं कोई तो शुरू करेगा। तो इसमें कुछ समस्याएं भी आई, लेकिन मैं उनसे नहीं रहा, नहीं करना था तो नहीं करना था। नहीं, आपने एक बात कही कि उसका विरोध हुआ, तो जब आपने प्रस्ताव रखा मैंने सुना कि आपके परिवारजन ही आपके इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, बाहर से लोग आएंगे तो उनका भोजन होना चाहिए। तो किस तरीके से आपने परिवार को समझाया? ये बात सही है अनुज भाई, वास्तविकता ऐसी समस्या आई जो मैंने अभी भी बताया। परिवार में कुछ की इच्छा थी कि होना चाहिए और कुछ मेरे साथ भी थे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उन्हें समझाया गया हम पिताजी की याद में उन लोगों की सहायता करेंगे जिनको आवश्यकता भी है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, मेरे पिताजी से पहले 2009 में मेरे बेटे की मृत्यु हुई थी एक रोड एक्सीडेंट में, और उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि बॉडी को रखने के लिए जो डीप फ्रीज होता है आसपास नहीं था। वो रात के समय हमने बर्फ़ मंगाया और बर्फ़ घुल गई पूरी रात में, बॉडी रखनी थी अगले दिन तक हमें। मैं वो समस्या महसूस करी उस समय, यार कितना बड़ा कस्बा है, 1933 का, आज़ादी से पहले सिसोली कस्बा बना हुआ है, अरे इतनी छोटी भी चीज़ इस कस्बे में नहीं है। मैं भी उस समय को भाई बेटे का अंतिम संस्कार हो गया, समय बीत गया, मेरे भी अपने दिमाग से निकली। दोबारा फिर यही समस्या आई। मेरा एक बेटा कनाडा में रहता है, जब उसके बाबा जी की डेथ हुई वो 15 तारीख की शाम के समय हुई। हमने सोचना है उसे आने में 24 घंटे लगने थे या 28 घंटे लगने थे, 30 घंटे वो फ्लाइट के ऊपर है, क्योंकि 16 घंटे तो फ्लाइट का टेकअप होने के बाद में टाइम ही है। तो हमने सोचा बॉडी को कैसे रखे इतने। मैंने यहाँ पे बात की, संजय मित्तल जी व्यापारी नेता है, उनसे निवेदन किया ऐसे से डीप फ्रीज की आवश्यकता है, पिताजी का देहांत होगा और उनकी बॉडी सुरक्षित रख। तो मैं मुजफ्फरनगर मंडी से लेके गया, यहाँ जो शमशान घाट है उसमें ऐसी व्यवस्था है, उसमें बॉडी रखी। तो मैंने सबसे पहले निर्णय यही लिया, जिस समस्या से 2 बार मैं महसूस किया कि होनी चाहिए इस गांव में यह सुविधा, सबसे पहले मैंने एक डीप फ्रीज पिताजी की याद में खरीदा और नगर पंचायत सिसोली को वो हमने दिया और उनसे निवेदन किया मेरी जैसी समस्या अगर आसपास के गांव में या इस गांव में किसी को भी आए तो ये एक सुविधा है। और केयर टेकर हमने नगर पालिका को इसलिए बना कि वो एक सरकारी संस्था है, वहाँ पे वो सुरक्षित भी रहेगा, रख रखाव भी ठीक रहेगा। दूसरा ये है बालियान साहब, जैसे आपने 16 लाख रुपए की मैंने सुना है राशि आपने ब्रह्मभोज के स्थान पर विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में कार्यों में खर्च की है, तो डीप फ्रीजर उसमें से एक है। इसके अलावा आपने विभिन्न स्कूलों को, सामाजिक संस्थाओं को पंखे भी दान में दिए हैं, तो कितने पंखे आपने वितरित किए हैं? टोटल हमने 70 पंखे मंगवाए थे जी, जिसमें से 10 पंखे हमारे द्वारा वहाँ कन्या डिग्री कॉलेज है उसको दिए गए, 10 पंखे इंटर कॉलेज है लड़कियों का उसको दिए गए, 10 पंखे वैदिक विद्या मंदिर है आर्य समाज के अंदर उनको दिए गए, 10 पंखे आर्य समाज लालू खेड़ी में है उनको दिए गए, 10 पंखे सुखदेव आश्रम है जो यहाँ पर शुक्रताल में है, स्वामी उमानंद जी महाराज ट्रस्ट है वो चलाते हैं, वहाँ पर हमने भेजे। 5 पंखे जन कल्याण समिति गांधी कॉलोनी में है
जो वीरेंद्र वर्मा मंच की देखरेख में है वहाँ पर भेजे। 2 पंखे हमारे गांव का दुर्गा मंदिर है नई आबादी में, उसमें भेजे। 3 पंखे यहाँ नई मंडी में एक मंदिर है वहाँ पर हमने भेजे। इसी तरह से उनका वितरण किया संस्थाओं को। बहुत एक वाटर कूलर जो डिग्री कॉलेज है मुक्तारी देवी महाविद्यालय के नाम से सिसोली में, उसमें वो लगवाया बालिकाओं के लिए स्वस्थ जल हाँ जी। आपूर्ति। एक गौशाला है हमारी सुक्करताल में, स्वामी कल्याण देव जी ही उसको संचालित करते हैं। 51,000 रुपये उस गौशाला को हमने भिजवाया। 31,000 रुपये हमारे यहाँ पर वीरेंद्र वर्मा मंच है जो बच्चों के कार्यक्रम समय समय पर या सामाजिक कार्य करने के लिए किसी भी बच्चे को सम्मानित करते हैं, किसी की शिक्षा क्षेत्र में मदद करते हैं, उसमें हमने दिया। गुड़ मंडी है यहाँ पे मुजफ्फरनगर के अंदर, एक वाटर कूलर हमने यहाँ भेजा जो गेट नंबर 1 पर लगा हुआ है। बाकी हम कुछ बच्चों का, जिनका मैं आज से पहले नाम नहीं बताया, आगे भी नहीं बताऊंगा, ऑन रिकॉर्ड चेक से देते हैं। कुछ ऐसे बच्चों को हम मदद करते हैं कि जिनकी फीस वगैरह हम देते हैं अपनी ओर से, और उस बच्चे को भी नहीं पता तुम्हारी फीस कहाँ से आ रही, संस्थाओं को चेक से देते हैं। इसी कड़ी में एक राकेश है, उसकी बेटी की शादी में हमने 1,01,000 रुपये की मदद की। हमने सुना है राकेश हाँ। सेन जी जो सिसोली के रहने वाले हैं, हाँ। उनकी बिटिया की शादी में आपने योगदान हाँ जी। 1 लाख रुपए सोरम के अंदर एक तीर अंदाजी की एकेडमी चलाई जाती है, उसको विपिन बालियान जी चलाते हैं। उन्होंने हमसे कहा यहाँ बच्चों के लिए मतलब बहुत होनहार बच्चे हैं, लेकिन जो धनुष होता है वो नहीं है, अगर इसकी व्यवस्था कर दी जाए तो 1 लाख रुपए हमने उस तीरंदाजी एसोसिएशन को दिया। तो इसी तरह से काफ़ी जो गांव के मंदिर है, धर्मशाला है, सभी को हमने कुछ न कुछ पिताजी की याद में दिया। और हम उस काम को करके इतने आत्मा हमारी संतुष्ट है कि जीते जी तो जो हमारा कर्तव्य था वो किया है, पर जाने के बाद हम उनकी याद में, क्योंकि जो पंखा लग रहा वो हमेशा ये याद दिलाएगा ये पिताजी की याद में है, जो हमने कहीं वाटर कूलर ये हमेशा याद दिलाएगा भाई पिताजी की याद में हम कुछ कर पाए। और भगवान ने इस योग्य बनाया, क्योंकि हमने जो जन्म लिया था वो किसान परिवार में लिया था, बहुत साधारण पर, कोई अमीर घराने से नहीं मैं पैदा हुआ, बहुत सिंपल परिवार में जन्म लिया और मेहनत के बल पे आज यहाँ है, माता पिता के आशीर्वाद से यहाँ है। बालियान जी, आपने समाज के हर पायदान को, हर क्षेत्र को छूने का प्रयास किया। जहाँ एक और हमारे समाज में रह कर ये खबरें आती हैं कि बहुत पैसे वाले लोग हैं जिनके माँ बाप कमरों में 2-2 महीने तक उनकी लाश जो है वो गली सड़ी अवस्था में मिलती है, उसके बाद उन्हें विदेश में सूचना दी जाती है और वो आनन फानन में आते हैं, अंतिम संस्कार भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो एक स्थिति समाज की ये है, एक स्थिति आपका दूसरा पहलू हमने अभी आपको दिखाया है। और यहाँ पर कुछ दर्शकों को या ऐसा लगेगा कि जिसके पास पैसा है, धन है, वो इस काम को कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आम किसान परिवार भी यदि हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्मभोज पर 50,000 रुपये हम न्यूनतम से न्यूनतम खर्च होते हैं। 50,000 से 1 लाख 2 लाख तक खर्च होता है। तो कोई भी आम किसान परिवार, धर्मवीर जी, ये पहल कर सकता है कि उस 50,000 से ही समाज के विभिन्न हिस्सों में वो मदद कर सकता है, अपने पिता की याद में कुछ अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा कि आप धनवान व्यक्ति हैं, सक्षम व्यक्ति हैं, तो आपने इस तरीके की गतिविधियाँ की हैं, समाज के लिए अच्छा बेहतर प्रयास किया है, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं हैं उनके लिए आपका क्या सुझाव है? आपने कहा आर्थिक स्थिति पे मेरा ये कहना है, जरूरी नहीं मतलब तो भगवान ने, मैं खुद कहा, एक किसान परिवार में जन्म लेने के बाद इस योग्य बना, तो मेरी भावना ये रहती है कि मैं समाज में किसी के काम आ सकूं, और मेरी आत्मा खुश होती है ऐसा करने से। बहुत से लोग हैं मेरे से बहुत बड़े धनवान हैं, मैं धनवान भी नहीं, पर मैंने तो अपना एक नियम बना रखा कि जो मुझे मेरे कार्य से, मेरे व्यापार से आमदनी होती है उसका 10% मुझे दान करना है। मैंने तो ये नियम बना रखा है।
और वो दान ऐसी जगह मैं करना चाहता हूँ अगले को उसकी आवश्यकता और मुझे भगवान ने इस योग्य बना हो। तो मैं तो ये पहले से ही बना रखा है जब से मेरा बेटा गया कि मैं 10% जब से ही दान करता हूँ आज तक। बल्कि मैंने एक सागर फाउंडेशन नाम से संस्था भी बनाई, मेरा बेटा जो गुजरा था उसका नाम सागर था। तब से ही 2009 से और आज तक मैं ये काम करता आ रहा हूँ। और मैं ना ये किसी नाम के लिए कर रहा, ये मैं ये मानता हूँ कि बस ईश्वर ने मुझे जो आशीर्वाद दिया और मुझे इस योग्य बना तो मुझे किसी के काम आना चाहिए। मुझे नहीं पता मैं गलत कर रहा या सही कर रहा, पर मेरा ऐसा काम करने से मेरी आत्मा खुश होती है। आपका दूसरा पहलू था दूसरे लोग वो नहीं है सक्षम, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, पैसा लगाना ही जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ ब्रह्म भोज गलत क्यों है भाई। मेरा मान लिया 90 साल के 100 साल का कोई भी बुजुर्ग मेरे परिवार में या मेरे पिताजी गए, वो एक दुख का विषय है मेरे लिए। और मैं लोगों को लड्डू खिलाऊं, किस उससे खिलाऊं भाई? कोई खुशी का काम थोड़ा हो मेरे यहाँ कि मेरे पिताजी चले गए और मैं लड्डू भी खिलाऊं। मेरे लिए तो दुख का विषय है वो, क्योंकि वो किसी भी एज में थे। मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस रहता कि मेरे ऊपर भी कोई संभालने वाला रखा। कोई मेरे से गलती होगी तो मेरे तो बड़े बैठे जिनकी छत्र छाया में मैं ये जीवन जी रहा, आज में नहीं है, सूनापन महसूस है। तो हमारे साथ धर्मवीर बालियान जी थे जिन्होंने अपने अच्छे और शानदार कार्यों से समाज को एक नई दशा और दिशा देने का कार्य किया है। समाज हित में उनके प्रयास लगातार जारी हैं। जनपद जाट महासभा के जिला अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। शुरुआत उन्होंने अपने घर से की है, अपने खुद से की है और अब पूरे समाज में वो जन जागरण फैलाने का काम कर रहे हैं।